अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट ने मेरे से पूछे थे पिछले 2-3 वीडियोस में। और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि मेरे पास ये 17 से 18 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, और इनके बारे में मैंने कैसे इनको प्रिपेयर करना है और इनकी तैयारी कैसे करनी है, इस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा। ये मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आप इसमें कुछ ना कुछ स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप लोगों के कुछ रह जाएंगे। तो ये मेरी वीडियो स्टार्ट से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि किसी भी प्रोग्राम को सर्च कैसे करना है, जैसा कि वो एमएस का है या पीएचडी का है। तो ये हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, और किसी भी यूनिवर्सिटी की जब आप वेबसाइट पर जाते हैं तो असल में होता क्या है, जब जैसे ही मेन किसी भी यूनिवर्सिटी का वेब लिंक खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आके स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान होता है कि वो कहाँ पर जाए और कैसे इसको सर्च करना है। तो मैं आपको इसके बारे में ट्रिक्स बताता हूँ कि आपने इसको कैसे आपने अपने डिपार्टमेंट तक जाना है। जैसा कि इस वक्त मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का चूलालॉन्गकॉर्न यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मैंने खोली हुई है। तो इसके मेन पेज के ऊपर शो हो रहा है अबाउट द यूनिवर्सिटी, अकेडमीज़, रिसर्च इनोवेशंस, सर्विसेज, न्यूज़ एंड नॉलेज। तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कंसर्न टॉपिक है, आपने सबसे पहले सिंपली जाना आपने एकेडमिक्स में। और एकेडमिक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शो हो रही होंगी, जैसा कि फैकल्टीज़ एंड स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, ग्रेजुएट एडमिशन्स, और भी बहुत सारे हैं। अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो सिंपली आपने जाना है सबसे पहले फैकल्टीज़ एंड स्कूल में। तो जैसे ही आप फैकल्टीज़ एंड स्कूल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर तमाम उनकी जो फैकल्टीज़ हैं और स्कूल्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि इस वक्त मेरे सामने शो हो रहा है फैकल्टी ऑफ फिजियोलॉजी, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ स्पोर्ट साइंस, फैकल्टी ऑफ इंटेग्रल इनोवेशंस, ये बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेस। तो सबसे पहले आप फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेस में जाएंगे आप। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसके बाद आपके पास लिंक आ जाएगा आपका डिपार्टमेंट का। तो जैसे ही आप अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप उनकी ऑफिशियल लिंक दिए हुए होते हैं उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स के, तो वो आप खोल के देख सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो एक क्विक ओवरव्यू आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। ये आपने इसको पढ़ना है कि आपके डिपार्टमेंट में या आपकी फ़ैकल्टी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और लाइक वो उसमें बताना शुरू कर देते हैं कि इनकी फ़ैकल्टी इंफॉर्मेशन क्या है, कौन कौन से एकेडमिक इनके बैकग्राउंड्स हैं, और इसको वो अपनी फ़ैकल्टी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो आपने क्विकली सारा ये पढ़ के आपने इसको देखना है। और जो आपका डिपार्टमेंट का लिंक है मैंने अपनी सेकंड वीडियो में डाला हुआ था, वो आपने उसको देखना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने फ़ौरन आ जाना है कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट के बारे में भी बता दिया मैंने। और फिर इसके बाद आ जाता है कि आपने अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपने यहाँ पर सबसे पहले आपने जाना है प्रोग्राम में। किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में जब आप जाएंगे तो मेन जो इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर शो हो रहा होता है इंटरनेशनल प्रोग्राम। आपने बाकी चीज़ों को स्किप कर देना, बाकी चीज़ें आपके काम की नहीं है, वो आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम है। या अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब जैसे मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम के ऊपर मैंने सर्च किया है तो यहाँ पर ये सारा आना शुरू हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर शो हो रहा है बैचलर है, मास्टर है, डॉक्टोरल प्रोग्राम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मास्टर में जाएं और डॉक्टोरल प्रोग्राम में जाएंगे तो जो आपकी स्पेसिफिक पॉइंट है आपका वो उसके अंदर आ जाएगा। जैसे ही सर्च बार शुरू होगा आप सर्च में लिख दें वेटनरी सर्जरी, स्मॉल एनिमल सर्जरी, वेटनरी एपिडेमियोलॉजी, तो उसके हिसाब से वो आपको लिंक खोल देगा और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कि इंटरनेशनल प्रोग्राम को वो एमएस ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पीएचडी ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। जबकि उसके बाद अगला है कि अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन। और इसी तरह जब आप यूनिवर्सिटी के मेन पॉइंट के ऊपर आप जाते हैं, मेन जो इनका पेज खुला हुआ होता है उसके ऊपर जाएंगे आप दोबारा से, और ये अबाउट के अंदर आप जाएंगे, सॉरी ये अबाउट नहीं, आपने जाना है दोबारा एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स के अंदर आपको एक शो हो रहा होता है एडमिशन।
तो आपने इसके अंदर शो हो रहा होता है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, ट्यूशन फ़ी और स्कॉलरशिप। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट एडमिशन में जाना है और इसके अंदर उन्होंने डेट दी हुई होती हैं। ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करने के बारे में। और जैसे चुलालोंगकोन यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में मैं आपको पहले ये एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इनके आजकल सेकंड राउंड इन लोगों का चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहें तो उसके बारे में मैंने सेकंड वीडियो में आपको बता दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट है ईमेल टू प्रोफेसर, कि प्रोफेसर को ईमेल कैसे करनी है। इसके ऊपर मैं एक अलग से ब्लॉग बना के आप लोगों को गाइड करूँगा कि प्रोफेसर को ईमेल कैसे करनी है, उसमें क्या लिखना है, किस टाइम प्रोफेसर को ईमेल करनी है, कितनी लाइंस की होनी चाहिए, उसमें क्या लिखना चाहिए, वर्ड्स का कैसे चुनाव होना चाहिए और सब्जेक्ट्स में आपने क्या मेंशन करना है, वो सारा मैं आपको गाइड करूँगा। एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगा, इसके बारे में मैंने सोचा हुआ है। अच्छा, चौथा मेरा पॉइंट है इंटरव्यू क्वालिफ़िकेशन। ये इस स्टेप पे अभी आपको बताना मुश्किल है, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, इंटरव्यू का स्टेप आएगा, तो इंटरव्यू में आपने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। जैसा कि मेरा ख़ुद का भी इंटरव्यू हुआ था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूँगा। मैं इसके ऊपर एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगा और इसमें आपको गाइड करूँगा कि इंटरव्यू में क्या क्या बोलना है, क्या क्या आपने बताना है, वो एक अलग ब्लॉग बनेगी। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा पांचवा स्टूडेंट्स ने पॉइंट पूछा है कि आइल्स ज़रूरी है या नहीं। अ, इस वक्त चुलालोंगकोन के बारे में थोड़ा सा बताना मुश्किल है कि आइल्स चाहिए या नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि आइल्स इनके लिए कंपलसरी है और ये मिनिमम अगर आपके पास 6 भी हो तो आपका काम चल सकता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि कुछ स्टूडेंट जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर भी सिलेक्ट हुए हुए हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप आइल्स ज़रूर दें। यहाँ के लिए नहीं सही, यहाँ के लिए ना भी सही तो आपके लिए वो कहीं और भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि आप लोग डेफ़िनेटली सिर्फ थाईलैंड को ही फोकस नहीं कर रहे होंगे, आप दूसरे कंट्रीज़ को भी फोकस कर रहे होंगे, वहाँ भी आपके काम आ सकता है। जबकि आइल्स की तैयारी कैसे करनी है, ये एक अलग से डिबेट है, इसके ऊपर मैं अलग से ब्लॉग बना के आपको बताऊँगा। उसके बाद है 6 पॉइंट रिसर्च प्रपोज़ल। अच्छा, रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो आपने कैसे बनाना है, इसमें मैं सारी अपनी एग्जांपल कोट करूँगा और उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाना चाहिए। एक्चुअली रिसर्च प्रपोज़ल 2 से 3 आपके पास होने चाहिए और अगर इससे ज़्यादा भी हों तो ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि मैंने एक आर्थ्रोपीडिक के ऊपर बनाया हुआ था, आर्थ्रोपीडिक मॉडल इन कैनाइन, जो कि मैडम आयशा ने मुझे सुपरवाइज़ किया था और उन्होंने मुझे गाइड किया था, तो वो मैंने बनाया था। उसके बारे में भी मैं आपको गाइड कर दूँगा अगर आपको ज़रूरत पड़ी। और एक मैंने बनाया था एनेस्थीसियोलॉजी स्मॉल एनिमल्स में, और वो भी मुझे मैडम आयशा ने ही गाइड किया था कि उसको कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड कर दूँगा। और तीसरा जो मेरा प्रपोज़ल था वो स्टेम सेल्स के ऊपर था। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे था स्मॉल एनिमल सर्जरी से, और इसके अंदर मुझे जो सबसे पहले गाइड किया था वो कायद ज़मान साहब थे, सॉरी, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बेसिकली मैंने क्या किया था, 3-4 रिसर्च पेपर डाउनलोड किए थे और उनको देख के मैंने अपना बनाना शुरू किया था। उसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी जो कि सबसे पहले उन्होंने मेरी क्लियर की थी। फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि जवाद नज़ीर साहब के पास जाएँ, जो कि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में होते थे, तो कुछ उन्होंने मुझे गाइड किया था। फिर फाइनली जो मेरे प्रपोज़ल को बिल्कुल रिफ़ाइन किया था वो पैथोलॉजी में है सर आसिम साहब, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया था। मतलब जो एक्चुअल शेप मेरी स्टेम सेल्स प्रपोज़ल की बनी थी वो आसिम साहब की वजह से बनी थी, और जिसकी बेस पे मैं यहाँ पर सिलेक्ट हुआ था। तो बताने का मेन पॉइंट ये है कि आप प्रपोज़ल बनाएं, उसमें बेशक आपकी गलतियाँ भी हों, आप बनाएं, आप 2-3 रिसर्च पेपर देखें या इससे ज़्यादा रिसर्च पेपर देखें, अपना आइडिया जनरेट करें 3-4 डायरेक्शन में, आप बनाएं, आप उनको फैकल्टी मेंबर्स के पास लेकर जाएं, वो आपकी ज़रूर करेक्शन करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपकी कहाँ डेफिशिएंसीज़ हैं, और जितनी ज़्यादा वो आपकी डेफिशिएंसीज़ को करेक्ट करते जाएंगे, आपको आइडिया होता चला जाएगा कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक की हैं, कहाँ पे आप अब इसको नया आइडिया जनरेट कर सकते हैं और उसको कितना मोर रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो कोशिश करें 2 से 3 आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड प्रपोज़ल बनाएं, वो आपको फिर हेल्प करेंगे 2 से 3 प्रोफेसर कैच करने में। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक प्रपोज़ल बनाएं और वो आपको कोई एक प्रोफेसर स्पेसिफ़िक ढूंढने में हेल्प करें। अच्छा, उसके बाद है 7वां पॉइंट मोटिवेशन लेटर।
मोटिवेशन लेटर हुआ या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी, ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। बेसिकली आपने इसके बारे में अपने इंट्रोडक्शन देना होता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से है, आप एमएस क्यों करना चाहते हैं, आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। अगर आपने एमएस कर ली और पीएचडी कर ली तो आपकी क्या रिसर्च होगी, आपकी रिसर्च से कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा। तो ये सारे किसी भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर के पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसके काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट आपको गूगल से मिल सकते हैं, आप वहाँ से सर्च करें, उनको मॉडिफाई करें, अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स डालें और एक अच्छा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करें। और याद रखिएगा, इसको कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। अगर आप किसी भी प्रोफेसर को सेंड करेंगे, वो सबसे पहले इसको टर्निटिन पे लगा कर चेक करेगा, और अगर आपका इसमें प्लेजरिज्म निकला तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। और ये रूल जो है ये हर जगह फॉलो अप होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये चुलालंगकॉन यूनिवर्सिटी में ही हो। तो एक अच्छा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर आपकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अच्छा, 8वां पॉइंट है कि कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं। ये बताना मुश्किल है, हर यूनिवर्सिटी का, हर कंट्री का आप अपने स्कॉलरशिप्स होते हैं। जो कि चुलालंगकॉन यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिए हैं, आप उनको सुन लीजिएगा, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और जो किसी भी यूनिवर्सिटी का वेब लिंक होता है, आप उसको जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ पर एकेडमिक्स में जाएंगे, स्कॉलरशिप में जाएंगे। स्कॉलरशिप में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती हैं, आप वहाँ पे सर्च करेंगे कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं और कितनी ग्रांट्स हैं और क्या क्या आपको वो दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है कि और कोई यूनिवर्सिटी के अलावा फंडिंग एजेंसीज़ भी होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं फंडिंग एजेंसीज़। जैसा कि पाकिस्तान में फंडिंग एजेंसी है, एचईसी है। वो क्या करती है कि आप पीएचडी करने जाएं, वो आपको फंडिंग देगी, आपको रिसर्च करने में। और डेफिनेटली वो आपसे कोई बॉन्ड साइन करती हैं कि आपने वापस आके आपने अपने कंट्री को सर्व करना है। और इसी तरह कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती हैं। जैसा कि मेरे डिपार्टमेंट में आर्थ्रोपीडिक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो आर्थ्रोपीडिक के जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे होते हैं वो डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं कि वो उनकी प्रोडक्ट यूज़ करें, उनकी पब्लिसिटी करें। तो इसी तरह वो एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए ग्रांट देते हैं और काफ़ी अच्छे पैकेजेस देते हैं और काफ़ी हैंडसम अमाउंट में फ़ैकल्टी को देते हैं, जिसमें फ़ैकल्टी मेंबर या प्रोफेसर को भी उसमें से कुछ शेयर मिलता है और वो आगे अपने स्टूडेंट के साथ भी अपना शेयर करता है। अच्छा, उसके बाद 10वां पॉइंट है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो उसमें आपका गुजारा हो सकता है। डेफ़िनेटली बिल्कुल होता है। कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो भी स्कॉलरशिप्स मिलते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं कि डेली बेसिस पे मनी की कंजम्पशन कितनी है, पैसों की कंजम्पशन कितनी है, एक स्टूडेंट उसमें गुजारा कर सकता है या नहीं। तो डेफ़िनेटली ये डॉलर के हिसाब से बनाए जाते हैं और इतनी अच्छी हैंडसम अमाउंट दी जाती है कि आपका लिविंग एक्सपेंस आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसका आंसर यही है कि इसमें आप मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे अमाउंट में। और इसके बाद है अकोमोडेशन। डेफ़िनेटली हर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि आप जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अकोमोडेशन है आप उसी को अवेल करें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं, यूनिवर्सिटी की टेरिटरी में ही रहते हैं, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट तक आने जाने में आपका काफ़ी टाइम बचता है। और यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशंस हैं वो सेफ़ भी होती हैं और उसमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। तो जब कभी भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ही ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है 12वां पॉइंट है कल्चर का। कल्चर के बारे में जो है हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसा कि मैं इस वक्त थाईलैंड में हूँ, थाईलैंड का कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जेंटल हैं, डोसाइल हैं, हॉस्पिटेबल हैं, तो वेलकम करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और आलमोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो ट्रीट किया जाता है वो अच्छा ही ट्रीट किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर कैसा रोल प्ले कर रहे हैं। आप सबके वहाँ के लोगों के साथ अच्छा होंगे तो वो भी आपको अच्छे वे में ही ट्रीट करेंगे, और अगर आप कुछ गलत करेंगे तो डेफ़िनेटली फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उसी हिसाब से आप ही को बेयर करने पड़ेंगे। अच्छा, फिर एक पॉइंट पूछा गया है कि स्कॉलरशिप फॉर्म को कैसे फिल करना है। स्कॉलरशिप फॉर्म जो है डेफ़िनेटली इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि समझ नहीं आ रहे होते हैं।
तो जो पॉइंट्स आपको ना समझ आएँ, वहाँ की जो डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनको आप कैच कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताते हैं साथ साथ ना। जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था, मुझे कुछ पॉइंट्स नहीं समझ आए थे तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे साथ साथ गाइड किया था कि उनको कैसे फिल करना है और कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन करनी है। अच्छा, उसके बाद है हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग सीवी। तो स्ट्रॉन्ग सीवी आप कहाँ से बना सकते हैं, इसके डिफरेंट टेम्पलेट जो हैं वो गूगल के ऊपर मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाएं, उनसे आइडिया लें, या इवन के सबसे सिंपलेस्ट है यूरोपास, आप उसके ऊपर जाएं, आप उसके ऊपर अपना डाटा सारा पुट करें और एट द एंड जो है वो आपको सीवी का प्रिंट करके दे देंगे और उसके अंदर सारे सेक्शंस बने हुए हैं, लाइक आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी पब्लिकेशंस, आपकी रिसर्च, सब चीज़ें उसके अंदर बनी हुई हैं। जैसे आपने उसके ऊपर जाना है, साइन इन करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और एट द एंड जैसे आप उसको सबमिट करेंगे तो वो आपको जनरेट करके आपकी सीवी दे देगा। और यूरोपास की जो सीवी है बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग समझी जाती है और आप उसकी मदद से आप कहीं भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 15वां पॉइंट है कि आइल्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं आप। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसा कि चाइना है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर क्या लिखा होता है वो आप उसको देखेंगे। अगर वहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको डेफिनेटली मीटअप करनी पड़ेगी। अगर आपने यूरोप में जाना है, आपने अमेरिका कनाडा में जाना है तो आपको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। आइल्स के बगैर आप निकल ही नहीं सकते। और इवन के 2 से 3 साल के बाद तो अब हर कंट्री जो है वो आपसे आइल्स मांगना शुरू कर देगा। तो बेटर यही है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आइल्स दे लें। आइल्स देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, सिर्फ आपके एडमिशन में हेल्प नहीं करते। इवन के कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे कि जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन जब आप वीज़ा लगवाने के लिए जाते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर यही है कि आपके पास आइल्स होना चाहिए। तो मैक्सिमम कोशिश करें, अगर आप आइल्स के लिए जा रहे हैं तो 7 या 7.5 तक आपके बैंड्स होने चाहिए, जो कि आपकी सिलेक्शन में बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। अच्छा, उसके बाद है सीजीपीए मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। अगर आपने डीवीएम किया है, आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सीजीपीए बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपके पास कोई रिसर्च नहीं है, कोई पब्लिकेशंस नहीं है। तो इस स्टेज के ऊपर आपकी जितनी अच्छी सीजीपीए होगी वो आपको हेल्प करेगी। और जैसे जैसे आपका एजुकेशन का लेवल बढ़ता चला जाता है तो सीजीपीए की इम्पोर्टेंस कम होती चली जाती है। फिर अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली सीजीपीए इतना मैटर नहीं करती जितनी आपकी पब्लिकेशंस मैटर करती हैं। लेकिन ओवरऑल जब एक एग्रीगेट बनता है तो सीजीपीए वाइटल रोल प्ले करती है। तो आपकी सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सम केसेस में ये है कि अगर आपकी सीजीपीए कम है तो आप उसको किसी न किसी और तरीके से कंपनसेट कर सकते हैं। अच्छे आइल्स स्कोर से कर सकते हैं, पब्लिकेशन से कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, कोई रिसर्च अगर आपके डिपार्टमेंट में या आपके पैरेलल डिपार्टमेंट में अगर कोई हो रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी सीवी में मेंशन करें। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जो कि अगर आपकी सीजीपीए लो भी है तो आपको कंपनसेट कर सकती है। ये अच्छा, उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ी। मोस्टली जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनसे एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जाती। बहुत ही रेयर चांसेस हैं और बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एप्लीकेशन फ़ी लेती हैं, और अगर लेती हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में लेती हैं जो कि आप पे कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में भी। तो ज़्यादातर ये है कि 90-95% चांसेस हैं कि वो आपसे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लेते। अच्छा, उसके बाद है जीआरई बोलते हैं बेसिकली ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। तो मैंने तो नहीं दिया, मुझे इसके बारे में इतना आइडिया भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर आप अमेरिका, कनाडा और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये आपसे मांगती हैं। लेकिन अगर आपने एशियन कंट्रीज़ में कहीं अप्लाई करना हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आपको ज़्यादातर आइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जीआरई अगर आपके पास है तो फिर डेफिनेटली आप एशियन कंट्रीज़ में आप क्यों अप्लाई करेंगे। आप अमेरिका में अप्लाई करें, आप कनाडा में अप्लाई करें, आप यूरोप में अप्लाई करें, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो ये थे आज के पॉइंट जो कि मैंने कवर कर दिए हैं।
और आप मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि किसी भी ब्लॉग को बनाने में ये वीडियो तो जस्ट रिकॉर्ड हो जाती है 15-20 मिनट में, लेकिन इसके पीछे जो मेरी मेहनत होती है 3-4 घंटे की मेहनत होती है। तो आपके कमेंट्स और आपकी सब्सक्रिप्शन जो है मेरे लिए रिकॉर्ड होता है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।